सचमुच में प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसमें किसी के प्रति हर दिन बहुत ही लगाव बढ़ने लग जाता है। जो भी इस अनोखे प्यार में अपने आप को डाल देता है वह पहले से ज़्यादा खुश और खूबसूरत हो जाता है। 23 वर्षीय तिलबत्ती गोंद और चंद्रा राउत का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान तिलबत्ती गोंद की 31 टुकड़ों में कटी लाश बरामद होती है। आखिर किसने और क्यों दी उसको खौफनाक मौत? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की आखिर ये कहानी पूरी है क्या। पुलिस टीम जब उस जंगल में पहुंची तब तक वहां पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने जब गड्ढे की खुदाई कराई तो वहां का मंजर देखकर सभी के दिल दहल उठे। एक युवती की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर हत्यारे ने जमीन में दफन कर रखे थे। जब लाश के टुकड़ों को गड्ढे से बाहर निकाला गया तो वह टुकड़े पिछले 3 दिनों से लापता तिलबत्ती गोंद के निकले। लाश की सूचना मिलते ही पुलिस ने तिलबत्ती गोंद के घर वालों को घटना स्थल पर बुलवा लिया। घर वालों ने लाश की शिनाख्त लापता तिलबत्ती गोंद के रूप में कर दी। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई। शाम का धुंधलका चारों तरफ घेर आया था। अंधेरा घिरते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को रोज़मर्रा की भांति लौटने लगे थे। गांव के अन्य लोगों की तरह लुदुराम गोंद भी अपने खेत से काम निपटाकर अपने घर पहुंच गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मृदुला कुछ परेशान सी दिखाई दे रही है। पत्नी के माथे पर उसे चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। यह सब देखकर लुदुराम गोंद का चौंकना स्वाभाविक था। लुदुराम गोंद ने पत्नी से पूछा, अरे मृदुला, क्या बात है? आज तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। मृदुला ने चिंता भरे स्वर में कहा, अब मैं परेशान न हूँ तो क्या करूँ? हमारे घर में एक बहुत परेशानी वाली बात जो हो गई है। लुदुराम गोंद ने पूछा, जरा मुझे भी तो बताओ, आखिर बात क्या है? मृदुला ने कहा, तुम्हारी लाडली बेटी तिलबत्ती सुबह 10 बजे से घर से निकली हुई है और अब शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक लौटकर घर नहीं आई है। लुदुराम गोंद बोला, अगर वह अभी तक घर नहीं लौटी है तो बेटे माधव से पता करा सकती थी ना तुम। मृदुला ने चिंतित होते हुए कहा, माधव शाम को 5 बजे से अपनी छोटी बहन तिलबत्ती को इधर उधर ढूंढने में लगा हुआ है, मगर तिलबत्ती का अब तक कहीं कोई पता नहीं चला। पत्नी मृदुला की बात सुनकर लुदुराम गोंद भी एकदम चिंता में पड़ गया। तिलबत्ती 23 वर्ष की उसके जिगर का टुकड़ा थी, जिसे वह अपने सभी बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। देखो मृदुला, तुम घबराओ मत, मैं गांव में उसे ढूंढने जा रहा हूँ। हमारी बिटिया हमें जल्दी मिल जाएगी, कहते हुए लुदुराम घर से निकल पड़ा। तिलबत्ती गोंद अक्सर अपनी सहेली निर्मला के घर पर अपने करियर की बातें करने चली जाया करती थी। लुदुराम गोंद सबसे पहले निर्मला के घर पर गया, जो उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लुदुराम गोंद ने निर्मला का दरवाज़ा खटखटाया तो निर्मला ने दरवाज़ा खोल दिया। अरे काका, आप इतनी शाम को कैसे और हमारे घर पर आ गए? आइए बैठिए, निर्मला ने लुदुराम को अंदर आने को कहा। लुदुराम गोंद ने जल्दी जल्दी कहा, अरे बेटी, हमारी बेटी तिलबत्ती का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है। ज़रूर तुम्हारे घर पर आई होगी, हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। काका, तिलबत्ती को तो मैंने सुबह से नहीं देखा। आज उसका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं तो वह मुझे दिन में एक बार फ़ोन तो ज़रूर कर लेती है। अरे काका, आप घबराओ मत, मैं अभी उससे बात करती हूँ, कहते हुए निर्मला ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया, मगर दूसरी तरफ से मोबाइल स्विच ऑफ का मैसेज आ रहा था। निर्मला ने 4-5 बार कॉल किया, मगर दूसरी ओर से हर बार यही मैसेज सुनने को मिल रहा था। लुदुराम ने आशा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटी, तिलबत्ती का फ़ोन लगा क्या? नहीं काका, तिलबत्ती का फ़ोन नहीं लग रहा है
उसका फ़ोन बंद आ रहा है। चलो काका, मैं भी आपके साथ तिलबती को ढूंढने चलती हूँ, कहती हुई निर्मला भी लुधिराम गोंद के साथ चल पड़ी। तब तक तिलबती के गायब होने की बात सुनकर गांव के अन्य लोग भी लुधिराम के साथ इकट्ठे हो चुके थे। सभी ने मिलकर तिलबती को ढूंढा, परंतु उसका पता नहीं चल पाया। बेटी के ना मिलने के कारण तिलबती की मां मृदुला गोंद का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। गांव की महिलाएं उसे ढांढस बंधा रही थी। पूरी रात भर सभी गांव वालों ने मिलकर तिलबती को पूरे गांव भर में तलाशी की, परंतु उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लुधिराम उड़ीसा के नवरंगपुर जिले के गांव बागबेड़ा थाना राईघर का रहने वाला एक किसान था। उसके परिवार में एक बेटा माधव और 2 बेटियां सौम्या और तिलबती थी। सबसे बड़ी बेटी सौम्या गोंड का विवाह हो चुका था और उसके छोटा बेटा माधव गोंड था, जो खेती में लुधिराम का हाथ बटाता था, जबकि सबसे छोटी बेटी तिलबती थी और जिसकी उम्र 23 वर्ष की हो चुकी थी। तिलबती को पढ़ने लिखने, चित्रकारी करने और सिलाई कढ़ाई करने का बहुत शौक था। उसने 12वीं कक्षा पास करने के बाद कई कोर्स भी कर लिए थे और वह नौकरी के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही थी, लेकिन वह 22 नवंबर 2023 को ऐसी गायब हुई कि उसका फिर पता नहीं चल पाया। अगले दिन बृहस्पतिवार 23 नवंबर को लुधिराम गोंड गांव के कुछ संभ्रांत लोगों के साथ थाना राईघर पहुंचा और बेटी के गायब होने की सूचना दर्ज करा दी। पुलिस पूछताछ में लुधिराम गोंद ने बेटी तिलबती गोंद के अपहरण की आशंका से साफ इनकार किया, तो पुलिस भी पसोपेश में पड़ गई। तब पुलिस को ऐसा लगा कि किसी ने रंजिशन तिलबती को गायब करा दिया होगा। जब लुधिराम ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया, तो पुलिस की यह आशंका भी निर्मूल साबित हुई। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस अपनी आवश्यक खोजबीन में जुट गई। 5 दिन से लापता तिलबती की खोज में राईघर पुलिस दिन रात जांच में जुटी हुई थी। तभी एक मुखबिर ने एसडीओपी आदित्य सेन को एक गुप्त सूचना देते हुए कहा, साहब, मुरुमडीही गांव के पास स्थित जंगल में एक गड्ढे के अंदर से किसी का हाथ बाहर दिखाई दे रहा है। शायद किसी जंगली जानवर ने इंसान की लाश को खाने की वजह से खोद डाला है। वहां पर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है। यह सूचना सुनकर एसडीओपी आदित्य सेन तुरंत अपनी पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम को लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। पुलिस जंगल में पहुंची तो वहां भारी संख्या में लोग जमा हुए थे। पुलिस ने जब गड्ढा खुदवाया तो उसमें एक युवती की 31 टुकड़ों में कटी लाश मिली। लाश की शिनाख्त 23 वर्षीय तिलबती गोंड के रूप में हुई। लाश के टुकड़े देखकर गांव के लोग आक्रोशित हो गए और वह पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सचमुच में प्यार ऐसा एहसास है जिसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसमें किसी के प्रति हर दिन बहुत ही लगाव बढ़ने लगता है। जो भी इस अनोखे प्यार में अपने आप को डाल देता है, वह पहले से ज़्यादा खुश और खूबसूरत हो जाता है। ऐसा ही कुछ तिलबती गोंड के साथ भी हुआ। तिलबती गोंड एक दिन बाजार जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक युवक बाइक लेकर उसके पास आकर रुक गया। दोनों की नज़रें मिली तो युवक ने तिलबती से कहा, मुझे लगता है कि आप शायद मार्केट की तरफ जा रही हैं। अभी करीब 1 घंटे तक यहाँ बस आने की कोई उम्मीद तो है नहीं। मैं मार्केट की तरफ ही जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ तक ड्रॉप कर दूँगा। तिलबती ने गुस्से से कहा, ये कौन सी बात हुई कि जान न पहचान मैं तेरा मेहमान? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। युवक ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, देखिए जी, मैं रोज़ इसी जगह से निकलता हूँ, आपको देखता भी हूँ। आज एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और इसीलिए बाकी की बसें उसी जगह पर खड़ी हैं। पब्लिक ने भी बवाल करके रख दिया है वहाँ पर। वैसे मैं तो आपकी मदद ही करना चाहता था, मगर आप तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। तिलबती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप तो बड़े अजीब इंसान हैं, इतनी जल्दी नाराज़ हो गए। युवक ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, आपने बात ही ऐसी की थी कि मेरा नाराज़ होना स्वाभाविक था। चलना है तो बताओ, मुझे देर हो रही है। तिलबती ने कहा, आप कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए जनाब। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम चंद्रा राउत है और मैं मुरुमडीही गांव का रहने वाला हूं और खेती किसानी करता हूं। अरे वाह, आपका नाम तो बहुत ही सुंदर है।
मेरा नाम। तिलवती अपनी बात भी पूरी नहीं कर सकी, तभी चंद्रा राउत बोल पड़ा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाम तिलवती गोंड, पिता का नाम लुदराम गोंड, गांव बागबेड़ा, यही है ना? चंद्रा राउत ने मुस्कुराते हुए कहा। तिलवती ने चंद्रा की बाइक पर बैठते हुए कहा, अरे तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं अब आपके साथ चल सकती हूँ। उस दिन के बाद से दोनों में दोस्ती हो गई। चंद्रा राउत रोज़ रोज़ बाइक से तिलवती गोंद को पास के कस्बे में ले जाने लगा था। उन दिनों तिलवती गोंद के पास के कस्बे से सिलाई का कोर्स कर रही थी। इसके अलावा तिलवती गोंद नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करती रहती थी, जिसमें चंद्रा राउत अब तिलवती गोंद की मदद करता रहता था। अब तिलवती गोंद चंद्रा राउत के साथ फिल्म देखने भी जाने लगी। इस दौरान तिलवती गोंद ये महसूस करने लगी थी कि बातचीत करने के दौरान चंद्रा राउत उसके नज़दीक आने की काफ़ी कोशिश करता है। चंद्रा राउत की बात भी बड़ी मज़ेदार होती थी। अब तिलवती गोंद को भी लगने लगा था कि वह चंद्रा राउत के प्रति आकर्षित होती जा रही है। एक दिन चंद्रा राउत ने तिलवती से कहा, तिलवती, मैं एकांत में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तिलवती गोंद ने सोचा कि कुछ बात करना चाहता होगा, इसलिए उसने हामी भर दी। यह चंद्रा राउत की एक चाल थी। उसने कस्बे के एक होटल में एक कमरा पहले ही बुक करा रखा था। चंद्रा उसे उस कमरे में लेकर गया। तिलवती ने पूछा, ये तुम मुझे अकेले में कहाँ लेकर आ गए हो चंद्रा? चंद्रा ने होटल के कमरे में उसे बाहों में भरते हुए कहा, तिलवती, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। तिलवती अपने आप को चंद्रा की बाहों से छुड़ाते हुए बोली, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। देखो तिलवती, मेरी मोहब्बत के दिल को देखो, वह तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मैं बाकायदा सबके सामने विवाह करूँगा। मेरे पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं तुम्हें सदा अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। कहते हुए चंद्रा ने तिलवती गोंद को एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया। तिलवती को लगा कि जब उसका प्रेमी उसको ज़िंदगी भर के लिए अपनाने को तैयार है और अब वह भी उसको प्यार करने लगी, तो उसे लगा कि सब कुछ अब उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। उस दिन की तन्हाई में चंद्रा राउत ने आखिरकार उस दिन अपनी हसरतें पूरी कर ही ली और उस दिन के बाद उन दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए और इसके बाद तो उनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। एक दिन तिलवती गोंद चंद्रा राउत से मिलकर आ रही थी, तभी उसकी सहेली निर्मला ने उसे टोक लिया। वह बोली, कहो तिलवती, कहाँ से मौज मस्ती करके आ रही हो? निर्मला ने सीधे सीधे उस पर सवाल दाग दिया। तिलवती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे निर्मला, तुम? कहीं से नहीं यार, बस एक दोस्त से मिलकर आ रही हूँ। देखो तिलवती, हम दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ स्कूल में भी पढ़े हैं। तुम तो एकदम बदल ही गई हो। सचमुच मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो तुम मुझे रोज़ मिला करती थी, अपनी सारी बातें मुझे सिलसिलेवार बताया करती थी, मगर पिछले कुछ महीनों से तुम मुझसे बहुत कुछ छिपाने लगी हो। निर्मला ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। निर्मला, ऐसी बात नहीं है, बस मैं प्यार में इतनी मदहोश हो गई हूँ कि सचमुच तुम्हें भी भूल गई हूँ। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कहते हुए तिलवती ने निर्मला के दोनों हाथ पकड़ लिए। निर्मला ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तिलवती, तुम इतनी समझदार होकर भी ऐसे कैसे बहक सकती हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतना प्यार करते हैं, उन्होंने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उनको खुलेआम धोखा दे डालो। तिलवती ने गुस्से से कहा, साफ साफ बताओ निर्मला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? निर्मला ने कहा, तो सुनो, तुम पिछले 2 सालों से चंद्रा राउत से प्यार में पड़ी हो और यह बात अब मुझे पता चली है। तिलवती बोले, अरे यार निर्मला, प्यार करना गुनाह है क्या? और वैसे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। निर्मला ने कहा, तुम्हें फुर्सत कहाँ है तिलवती? दिन रात चंद्रा के साथ गुलछर्रे उड़ाने से तुम्हें समय कहाँ मिल पाता है? अब तो पानी सिर के ऊपर आ गया है और तुम इतनी बेवकूफ़ होगी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। निर्मला, प्यार करना अगर बेवकूफ़ी है तो हाँ, मैं हूँ बेवकूफ़। बस और भी कुछ कहना है तुम्हें तो कहो, मैं अपने घर जा रही हूँ। तिलवती गोंड उठकर खड़ी हो गई।
जरा ये तो सुन कर जाओ कि जिससे तुम पिछले 2 सालों से बेइंतहा प्यार करती हो वह शादीशुदा है। निर्मला ने जब यह बात कही तो तिलवती गौंड चौंक गई। तिलवती बोली, तुम यह कैसे जानती हो? और चंद्रा राउत के बारे में तुम्हें क्या पता है? सब कुछ कह दो। चंद्रा राउत हमारी दूर की रिश्तेदारी में आता है। मुझे तो यह बात कल ही पता चली कि तुम और चंद्रा एक दूसरे से प्यार करते हो। मैंने सोचा चंद्रा राउत तो एक मर्द होकर भूल कर सकता है, मगर तुम तो एक लड़की हो, भला इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो? और आगे सुनो, चंद्रा राउत की पत्नी का नाम सिया राउत है और उसके 5 बच्चे भी हैं। तिलवती बोली, बस बस, आगे तुम कुछ मत कहो निर्मला। चंद्रा का घर मुरुमडीही में कहाँ है? चंद्रा राउत का गांव में आखिरी घर है और वहाँ से जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। निर्मला और कुछ भी कहना चाहती थी, मगर तिलवती गौंड यह सुनते ही अपने घर की ओर चल पड़ी। चंद्रा राउत के बारे में जानकारी पाकर उस पूरी रात तिलवती गौंड को ना तो सो सकी और ना ही उसको चैन आ रहा था। चंद्रा राउत अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। यह बात बार बार तिलवती गौंड के दिल को कचोट रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह चंद्रा राउत से एक दिन मिलकर उसे सबक जरूर सिखाएगी, ताकि वह किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम न कर सके। रात तो किसी तरह तिलवती गौंड ने गुजार दी, मगर सुबह सुबह किसी से मिलने का बहाना बनाकर वह पैदल ही घर से निकल गई। प्रेम प्रसंग के चलते तिलवती गौंड कई बार चंद्रा राउत से शादी की जिद भी कर चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर चंद्रा शादी करने से मना कर देता था। उस दिन तिलवती गौंड आर या पार का फैसला अपने मन में बनाकर अपने प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने चंद्रा के ऊपर गालियों की बौछार कर दी। चंद्रा राउत की पत्नी सिया राउत पहले कुछ नहीं समझी, परंतु जब सारी बात उसके समझ में आई तो उसने अपने पति से तिलवती गौंड को घर के भीतर बुलाने को कहा। चंद्रा भी किसी न किसी तरह तिलवती गौंड से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उधर दूसरी तरफ सिया भी अपने और अपने 5 बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गई थी। इसलिए दोनों ने आंखों ही आंखों में एक खतरनाक फैसला कर लिया। उन्होंने तिलवती गौंड को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की बात तय कर ली। प्लान के मुताबिक चंद्रा ने तिलवती गौंड को अंदर आकर बात करने के लिए समझाया और कहा, तिलवती, तुम घर के भीतर तो चलो, यहाँ बाहर चिल्लाकर इस समस्या का हल नहीं होने वाला। मेरी पत्नी सिया भी एक समझदार औरत है। हम तीनों आपस में बैठकर इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। तिलवती प्रेमी चंद्रा राउत की बातों में आकर उसके साथ कमरे में चली गई। जैसे ही तिलवती गौंड घर के भीतर घुसी, सिया राउत ने घर का दरवाज़ा बंद करके चटकनी और कुंडा लगा दिया। दोनों ने मिलकर पहले तिलवती गौंड से जमकर मारपीट की और जब तिलवती गौंड घायल हो गई तो दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्यारे यही नहीं रुके, उन्होंने मीट काटने वाले चॉपर से तिलवती गौंड की लाश के पूरे 31 टुकड़े कर दिए और उसके बाद उन्होंने अंधेरा होने का इंतज़ार किया और फिर अंधेरा होने पर लाश जंगल में ले गए। जंगल में गड्ढा खोदकर तिलवती गौंड की लाश के टुकड़े दफन कर दिए। उन्होंने लाश के टुकड़ों के ऊपर नमक भी डाल दिया ताकि वह जल्दी से गल जाए। चंद्रा राउत और उसकी पत्नी सिया राउत ने सोचा कि तिलवती गौंड को गांव में आते किसी ने देखा भी नहीं होगा। उसकी लाश उन्होंने नमक डालकर दफन कर दी, इसलिए उनका राज हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा। मगर ऐसा हो ना सका। अपराध चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कितनी भी चतुराई के साथ क्यों ना किया जाए, उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। तिलवती गौंड मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ। रात को जंगली जानवरों ने गड्ढे को खोद दिया, जिसमें से तिलवती गौंड का एक हाथ बाहर आ गया और जिसे गांव के एक युवक ने देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफ़ी रोष था। उन्होंने दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग भी की थी। एक युवती को प्यार करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी गई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवती का कसूर सिर्फ इतना था कि वह जिस शख्स से प्यार करती थी उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन वह पहले से ही शादीशुदा था। बावजूद इसके उस कातिल प्रेमी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और जिसका अंजाम युवती को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा।
कहानी लिखे जाने तक राईघर गांव पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज करके दोनों आरोपियों चंद्रा राउत और उसकी पत्नी सिया राउत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कहानी में मृदुला, सौम्या, माधव और निर्मला परिवर्तित नाम है। तो दोस्तों, ये है प्यार में विश्वास करने की एक खतरनाक कहानी। तो कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो कमेंट्स के जवाब हैं वो मंडे के वीडियो से ज़रूर दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ रीज़न्स हैं और वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।